ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 1 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना था हिस्ट्री में डेट का क्या इम्पोर्टेंस होता है। अगला टॉपिक है हाउ डू वी पीरियडाइज। हम हिस्ट्री में अवधि कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फिलोसोफर जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक किताब 3 वॉल्यूम में लिखा। इस बुक में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। और इस पीरियडाइजेशन को लोगों के द्वारा एक्सेप्ट भी किया गया। अब सवाल है कि हम हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में क्यों बांटते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उस टाइम का, उस दौर का जो खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको कैप्चर कर सके। इसलिए जिन टर्म्स के द्वारा हम अलग अलग पीरियड में बांटते हैं वो टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वे पास्ट के बारे में हमारे आइडियाज को रिफ्लेक्ट करते हैं, दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक पीरियड से दूसरे पीरियड में जो चेंजेज आए उसका क्या महत्व होता है। जेम्स मिल को लगता था कि जितने भी एशियन सोसाइटीज हैं वो सिविलाइजेशन के मामले में यूरोप से पीछे हैं। उनके हिसाब से इंडिया में ब्रिटिश के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज चलता था। यहाँ के सोशल लाइफ में रिलीजियस इंटॉलरेंस यानी कि धार्मिक बैर, कास्ट तबूज, इसके बाद सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस यानी कि अंधविश्वासों का बोलबाला था। मिल को लगता था कि ब्रिटिश रूल के द्वारा ही इंडिया को सिविलाइज बनाया जा सकता है और इसके लिए ज़रूरी था कि यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस और लॉज इस सब को इंडिया में लागू किया जाए। उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि इंडिया के सारी टेरिटरीज पर ब्रिटिश को कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय लोगों को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि बिना ब्रिटिश के हेल्प के इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता। हिस्ट्री के इस आइडिया में ब्रिटिश रूल प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का प्रतीक था। ब्रिटिश रूल से पहले का जो पीरियड था वो डार्कनेस का पीरियड था, मतलब अंधकार का दौर था। लेकिन आज इस तरह के कंसेप्शन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिस्ट्री के किसी भी पीरियड को हिंदू या फिर मुस्लिम के रूप में पीरियडाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन सारे पीरियड्स में कई तरह के धर्म एक साथ चलते थे। अगर किसी भी टाइम पीरियड को हम उस टाइम के रूलर के रिलीजन के हिसाब से कैरेक्टराइज करते हैं, ऐसा करने का मतलब यह हुआ कि दूसरों के लाइफ, उनके तौर तरीके ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमें यह याद रखना चाहिए कि एंशिएंट इंडिया में यहाँ तक कि रूलर्स का भी एक धर्म नहीं होता था। ब्रिटिश क्लासिफिकेशन से अलग हटकर हिस्टोरियंस इंडियन हिस्ट्री को एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न इन तीनों पीरियड में बांटकर देखते हैं। ये भी जो पीरियडाइजेशन है इसको वेस्ट से लिया गया है, जहाँ मॉडर्न पीरियड को साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, इन सभी मॉडर्निटी फोर्सेस के ग्रोथ के रूप में देखा जाता है। मेडाइवल टर्म उस सोसाइटी के लिए यूज किया जाता था जहाँ मॉडर्न सोसाइटी के सारी विशेषताएं मौजूद नहीं थी। जैसे जैसे ये बुक हम पढ़ेंगे हमें पता चलेगा कि ब्रिटिश रूल के अंडर भी लोगों में इक्वालिटी, फ्रीडम और लिबर्टी ये सब चीज़ें नहीं थी और ना ही इस पीरियड में इकोनॉमिक ग्रोथ और
प्रोग्रेस हुआ था और इसलिए बहुत सारे हिस्टोरियन इस पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अब जानते हैं कॉलोनियल क्या होता है। इस बुक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ने इस कंट्री पर जीत हासिल की और लोकल नवाब और राजा जो थे उन सबको दबाकर यहाँ पर अपना रूल एस्टैब्लिश किया। किस तरह से उन्होंने यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए कर वसूला और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को सस्ती दामों पर ख़रीदा। एक्सपोर्ट के लिए जिन क्रॉप्स की ज़रूरत उन्हें थी उसकी खेती करवाई और इस सब के परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो चेंजेज आए उसको समझेंगे। हम यह भी जानेंगे कि ब्रिटिश रूल के कारण यहाँ के वैल्यूज, टेस्ट, कस्टम, प्रैक्टिसेस में क्या क्या चेंजेज आए। जब एक कंट्री पर दूसरे कंट्री के सब्जुगेशन से, इसके दबदबे से इस तरह के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेज आते हैं तो इस प्रोसेस को कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। हालांकि सारे क्लासेस और ग्रुप्स इन सारे चेंजेस को एक ही तरीके से एक्सपीरियंस नहीं कर रहे थे, मतलब एक ही तरह से अनुभव नहीं कर रहे थे और इसलिए इस बुक का नाम आवर पास्ट्स रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी नो, यानी कि इंडियन हिस्ट्री के लास्ट पिछले 250 साल का जो इतिहास है उसको लिखने के लिए हिस्टोरियन किस तरह के सोर्सेस का यूज करते हैं। इसके लिए पहला सोर्स दिया गया है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है वो एक महत्वपूर्ण सोर्स है। ब्रिटिश का मानना था कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए सारे इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, इन सब को क्लियरली लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी किया जा सकता था और उस पर डिबेट किया जा सकता था, वाद विवाद किया जा सकता था और इसी वजह से मेमोज, नोटिंग, रिपोर्ट्स, इस पर आधारित एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर प्रोड्यूस हुआ। ब्रिटिश को यह भी लगता था कि जितने भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स हैं उनको संभाल कर रखना चाहिए और इसलिए उन्होंने जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस था उसके साथ साथ उसमें रिकॉर्ड रूम्स भी बनवा दिए। विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, कलेक्ट्रेट, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट, लॉ कोर्ट्स, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रिजर्व करने के लिए आर्काइव्स और म्यूजियम्स जैसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस भी एस्टैब्लिश किया गया। 19वीं सेंचुरी के शुरुआती सालों में एक प्रशासनिक विभाग से दूसरे प्रशासनिक विभाग में भेजे गए लेटर्स और मेमोज को आज भी आर्काइव्स में पढ़ा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स या फिर ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर को भेजे गए निर्देश को हम पढ़ सकते हैं। 19वीं सेंचुरी के शुरुआती सालों में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉलीग्राफिस्ट के द्वारा सावधानीपूर्वक कॉपी किया जाता था और सुंदर ढंग से लिखा जाता था। कॉलीग्राफिस्ट वे होते हैं जो सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सेंचुरी के मिडिल तक आते आते प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी फैलने लगी थी और इस टेक्नोलॉजी के मदद से ये जितने भी दस्तावेज थे इसके बहुत सारे कॉपीज को प्रिंट किया गया।
ये है इंडियन नेशनल आर्काइव्स, जिसको 1920s में बनाया गया। जब न्यू दिल्ली बना तो नेशनल म्यूजियम और नेशनल आर्काइव्स, ये दोनों जो थे वो वायसराय के निवास के नज़दीक ही बनाया गया। और इससे पता चलता है कि ब्रिटिश के सोच में इन संस्थानों का क्या महत्व था। अगले सोर्स के बारे में बताया गया है सर्वेक्षण। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वेक्षण का चलन जो था ये भी इम्पॉर्टेंट हो गया था। ब्रिटिश मानते थे कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत तक पूरे कंट्री का मैप तैयार करने के लिए डिटेल में सर्वे करवाया गया। गाँवों में रिवेन्यू सर्वे करवाया गया। यहाँ के टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फौना, लोकल हिस्ट्री, उसके बाद यहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न, इस सब को जानने का यह एक प्रयास था। उनके हिसाब से किसी इलाके का शासन करने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सेंचुरी के एंड से हर 10 साल पर सेंसस यानी कि जनगणना भी की जाने लगी। सेंसस के द्वारा इंडिया के सारे प्रोविंसेस में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका कास्ट, रिलीजन, ऑक्यूपेशन यानी कि उनका व्यवसाय, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा दूसरे तरह के सर्वे जैसे कि बोटैनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे, फॉरेस्ट सर्वे, ये सब भी किए जाते थे। यहाँ पर जो फिगर दिखाया गया है वो शरीफे का पौधा है। यह चित्र 1770s के दशक में बनाया गया था। ब्रिटिश द्वारा बनाया गया बॉटेनिकल गार्डन और नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में अलग अलग पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। जो लोकल आर्टिस्ट होते थे उनसे इन नमूनों का पिक्चर ड्रॉ करवाया जाता था। अब हिस्टोरियन इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे कॉलोनियलिज्म के बारे में क्या पता चलता है। अगला टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल। ऑफिशियल रिकॉर्ड से क्या नहीं पता चलता है। जितने भी ऑफिशियल रिकॉर्ड है उससे हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, लेकिन हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि ऑफिशियल्स यानी कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, वे किन चीज़ों में इंटरेस्टेड थे और किन चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि कंट्री में दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनके एक्शंस के पीछे क्या वजह थी। इन चीज़ों को जानने के लिए फिर हमें दूसरे सोर्सेस की ज़रूरत होती है, और जब इन सोर्सेस की हम खोज करते हैं तो वो भी हमें भरपूर रूप से मिलती है। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और इसलिए लोगों की डायरीज, पिलग्रिम्स और ट्रैवलर्स के अकाउंट्स, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी का ऑटोबायोग्राफी और पॉपुलर बुकलेट जो कि लोकल बाज़ार में बिकते थे, ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी फैली, न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे और जो भी इशूज़ थे वो पब्लिक में उन पर बहस भी होने लगी। लीडर्स, रिफॉर्मर्स, पोएट, नोवेलिस्ट अपने आइडियाज, अपने फीलिंग्स को स्प्रेड करने के लिए, इसको एक्सप्रेस करने के लिए लिखा। हालांकि ये जितने भी सोर्सेस हैं वो पढ़े लिखे लोगों द्वारा प्रोड्यूस किया गया था।
इससे हमें ट्राइबल्स, पीजेंट्स, माइंस में काम करने वाले वर्कर्स, सड़कों पर रहने वाले पुअर, इन सब के अनुभवों के बारे में नहीं पता चलता है। उनके लाइव्स के बारे में जानना ज़्यादा कठिन काम है। हालांकि अगर थोड़ा सा और प्रयास किया जाए तो इसे भी जाना जा सकता है। इस बुक को जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे यह बात समझ में आने लगेगी। यहाँ पर एक पेंटिंग दिया गया है, द रेबल्स ऑफ 1857। हमें इमेजेस को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, इससे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। यह इमेज ब्रिटिश द्वारा प्रोड्यूस किए गए बहुत सारे बुक में देखने को मिलती है, जो 1857 के विद्रोह के बाद प्रोड्यूस की गई थी। इस इमेज के नीचे लिखा होता था, म्यूटेनियस सिपाहीज शेयर द लूट, यानी कि बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। ब्रिटिश के नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। 1857 के विद्रोह के बारे में हम चैप्टर 5 में जानेंगे। तो ये था पहले चैप्टर के बारे में। दूसरे चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।